Bismillahirrahmanirrahim. Um, so our third unit is about the statistical graph. After completing this unit, you will be able to define bar chart and purpose of the bar chart. You can also know about the characteristic and pros and cons of pictogram. You can explain the histogram and draw a bell-shaped histogram, and you can also enlist the method of drawing cumulative frequency and polygon, and you can design any four questions that answer using scatter plot, and you can make a pie chart and justify the criteria to determine whether a pie chart is a right choice. These learning objective you will be able to know about these information after completing this unit. Introduction. Graphical representation of data is for the purpose of easier interpretation. Like the graphical representation क्योंकि बहुत easy होता है जब हम ग्राफ के थ्रू डेटा और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हम बहुत ज़्यादा easy होता है, हम उसको easily इंटरप्रेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Facts and figure as such do not catch our attention unless they are presented in an interesting way. अब आपके सामने है, आप लोगों को भी पता है कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर अगर वो इंटरेस्टिंग वे में हमें हमारे सामने रिप्रेजेंट किए जाएं, अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट किए जाएं, तो वो हमारी अटेंशन को कैच करते हैं. जो डेटा जो अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो, वेल रिप्रेजेंट ना किया जाए, तो उस डेटा को हम लोग नहीं समझ सकते, वो इतना कैची भी नहीं होता. राइट. Then, graphical representation of data is the most commonly used interesting mode of presentation. So always graphical representation of data is all the time is very interesting mode of presentation. क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम उसको एक बहुत easy फॉर्म में ग्राफ के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. ग्राफिकल और वो बहुत अच्छे से हमें समझ भी आ जाता है. एक तो वो रीडर्स की अटेंशन को कैच करता है. राइट. रीडर्स की अटेंशन को कैच करने के साथ साथ वो इतना इजी और इंटरेस्टिंग होता है कि हम उसको आसानी से समझ भी सकते हैं. देन हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली टाइप है बार चार्ट्स. बार चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूज्ड टू विजुअली डिस्प्ले टू कंपेयर वैल्यूज. अब बार चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. बार्स के थ्रू हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. जब हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन को शो करना होता है तो हम मोस्टली बार चार्ट के थ्रू जो है कंपैरिजन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर इजी टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट. दैट इज़ वेरी इजी. हम उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. Data for a bar chart are entered in a column. Each numeric data value become a bar. अब जो भी डेटा जो है हम बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलम्स के अंदर शो होता है और उसके अंदर हर बार के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू शो की जाती है, वो उसके बार को बता रही होती है. ठीक है. द चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट लेंथ्स ऑफ द डिफरेंट बार आर प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द कैटेगरी. अब हर चार्ट जो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी लेंथ दैट डिपेंड ऑन द कैटेगरी, कि जितना उसकी कैटेगरी का साइज है उसके अकॉर्डिंग उतनी बार हमारी लंबी होगी या छोटी होगी. दैट इज डिपेंड कि हमारा उसकी कैटेगरी का साइज कितना है. X-axis represent the different categories. The Y-axis does have a scale and indicates the units of measurement. अब X-axis क्या represent करता है? Different categories. Like अगर हम किसी variables को show करेंगे that will be on X-axis, और उस variables के हमने results को अगर show करना है तो that will become on the Y-axis. उसकी measurement वो Y-axis के ऊपर show होगी. Now this is a example of bar chart.
अब ये क्या है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बार चार्ट। अब यहाँ ये हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड पाकिस्तान स्टडी। अब इसमें अब जो ब्लू है वो फर्स्ट टर्म के हैं, रेड सेकंड टर्म एंड थर्ड इज अ वो ग्रीन इज अ थर्ड टर्म। ठीक है, अब ये जो कलर्स हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग के इंग्लिश के फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म के मार्क्स, उर्दू के, मैथ्स के, और सेम वे में पाकिस्तान स्टडीज की हैं। तो अब हमें ये बार देखें, हम कितने इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फाइनल टर्म के रिजल्ट्स सबसे बेस्ट रहे, राइट। अब यहाँ से बता सकते हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में इतना अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स ने नहीं अचीव किया, सेकंड टर्म में अचीव किया, और थर्ड टर्म में तो बहुत अच्छा अचीव किया। उर्दू का फर्स्ट टर्म में अच्छा था, सेकंड में अच्छा नहीं था, और थर्ड में बहुत अच्छा रहा, राइट। तो इस तरीके से यानी कि अब देखें, हम इतना इजीली एक ग्राफ को, एक बार चार्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। Then हमारे पास pros and cons of bar charts. They show data category in frequency distribution, that they always show, यानी बार चार्ट में हम डेटा को हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। They summarize a large amount of data in an easy and interpretable way. राइट हम इजीली, अभी जैसे हमने आपके सामने जो स्कोर्स थे स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, हमने उनको इजीली समझ लिया कि भाई फर्स्ट टर्म में अच्छे रहे या सेकंड में या थर्ड में। द बार चार्ट एस्टिमेट कैन बी मेड क्विकली एंड इजीली, इजीली हमने एस्टिमेट लगा लिया कि थर्ड टर्म बेहतर रहा एज कम्पेयर टू फर्स्ट टर्म। दे आर इजीली असेसेबल टू एवरीवन, हर एक के लिए आसानी है, वो बना सकता है, असेसेबल है। और कुछ लिमिटेशन भी हैं, दे ऑफन रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब भी हम बार चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हमें इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जैसे कि अभी कलर्स का बताया गया, और कलर्स की डिस्क्रिप्शंस हमें देनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर का मकसद क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर हम प्रॉपर टैग्स नहीं लगाते, डिस्क्रिप्शंस नहीं देते, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी हम रिप्रेजेंट हो सकती है, या हम इसको मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं, राइट। देन हमारे पास है पिक्टोग्राम। अ पिक्टोग्राम इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट कन्वे इट्स मीनिंग थ्रू अ pictorial resemblance to a physical object. पिक्टोग्राम यानी कि पिक्टोग्राम ग्राफिकल सिंबल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को हमने सिंबल इमेज दे दिया, एक सिंबल दे दिया, उसके थ्रू हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन भी हम डेटा की कर सकते हैं। अ पिक्टोग्राम में इंक्लूड अ सिंबल प्लस ग्राफिक एलिमेंट such as border, back pattern, a color that is intended to convey specific information. अब पिक्टोग्राम में हम कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें कलर्स को हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के थ्रू बता सकते हैं कि ये कलर स्पेसिफिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अ पिक्टोग्राम इज अ काइंड ऑफ ग्राफ दैट यूज पिक्चर इंस्टेड ऑफ बार्स। ठीक है, अब इसमें पिक्चर्स यूज होती हैं इंस्टेड ऑफ बार, राइट। To represent data under analysis, pictogram form a part of our daily lives. They are used to transport medication, education and computer. पिक्टोग्राम हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज हो रहा है। अब जैसे कि आप लोग ट्रैफिक के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पे नो पार्किंग का साइन है, दैट साइन टेल्स यू ये यहाँ नो पार्किंग नहीं, नो पार्किंग है या पार्किंग फुल है, इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, उस ये हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, हॉर्न बाय होगा कि हॉर्न नॉट अलाउड, हॉर्न के ऊपर कैंसिल होगा, या बहुत सी जगह हॉस्पिटल्स में क्या पिक्चर बनी होगी, उस पर क्रॉस होगा, तो इट्स मीन यू कैन नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर, राइट। तो ये सिंबल्स हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। Pros and cons of pictogram, they improve comprehension of visual or literary difficulties, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि 60 to 70% जो हमारी स्टडी होती है या हमारी लर्निंग होती है, दैट इज कम फ्रॉम द पिक्चर्स। ठीक है, जो हम देखते हैं उससे हम ज़्यादा समझते हैं। दे हैव द पोटेंशियल टू बी इंटरप्रेटेड मोर एक्यूरेटली एंड मोर क्विकली देन वर्ड्स। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड। जो चीज़ हम पढ़ के और उसको समझेंगे, अगर हम एक चीज़ को देख के समझेंगे ना, वो ज़्यादा क्विकली हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दे कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड
सॉरी, दे कैन बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल्ड फॉर बेटर देन वर्ड्स। ठीक है, फिर हम उसको रिकॉल और रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं देन वर्ड्स। वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना या रिकॉल करना तो या रिटेन करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू as compared to visual representation. They have the potential for interpreting the opposite or often under or often undesired meaning which can create additional confusion. अब देखो जो पिक्टोग्राम की सबसे कौन सा है कि ऑपोजिट है अनडिजायर्ड मीनिंग, यानी कि सम टाइम हम जो डिजायर्ड मीनिंग होता है मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, एडिशनल कंफ्यूजन हो सकती है अगर हमें उसका पहले से आइडिया नहीं है। ऑन द अदर हैंड वेरी फ्यू पिक्टोग्राम्स आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली अंडरस्टूड हैं, जैसे कि अब यूनिवर्सली अंडरस्टूड एंड कैमरा है उसके अंदर या क्रॉस लगा है तो दैट इज अंडरस्टूड कि भाई हमने पिक्चर नहीं बनानी। लेकिन बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं लेकिन हमें उसका नहीं पता कि वो उसका मतलब क्या है, राइट? अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि पिक्टोग्राम की एग्जाम्पल मंथ जनवरी फरवरी मार्च नंबर ऑफ लैपटॉप्स के, अगर हम ये अपने उसमें एक्सेल शीट में हम अगर इसका कोई काम कर रहे हों तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप जनवरी में कितने आए, फरवरी में, मार्च में कितने आए, राइट? तो दिस इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ पिक्टोग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज अ हिस्टोग्राम। अ हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट lie within the range value। अब हिस्टोग्राम क्या प्रोवाइड हमें कर रहा है? विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन, और जो हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि इसमें कितना डेटा है या इसकी रेंज कितनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा सेट है उसके अंदर रेंज कितनी है। हिस्टोग्राम ग्रुप नंबर्स इनटू रेंज, ठीक है, ये हमें नंबर्स इनटू रेंज में बता रहा है। हिस्टोग्राम हमेशा रेंजेस बताएगा, ठीक है। A histogram looks similar to bar chart। Histogram and bar chart that looks similar, ठीक है। The height of the bar correspond to the relative frequency of the amount of the data in the class। अब देखें हिस्टोग्राम जो था बार ग्राफ, वो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा था कि इसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी यानी इतने स्कोर्स हैं या इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जितनी उसकी बार ज्यादा होगी उतना स्कोर ज्यादा हाई होगा। लेकिन अब द हायर द बार इज द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा विल बी देयर, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डेटा। अब इन दोनों के दरमियान हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में लेवल ऑफ मेजरमेंट का डिफरेंस है। ये हिस्टोग्राम हमें उसकी रेंज बताएगा कि कितनी रेंज है, और बार ग्राफ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितने फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर्स वहां पे है, ठीक है। और हिस्टोग्राम हमें उसकी रेंज बता देगा कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। दिस इज अ हिस्टोग्राम एग्जांपल ऑफ अ बेल शेप्ड कर्व ऑफ हिस्टोग्राम। अब ये हमारे पास बार ग्राफ भी है, देख लो इसके अंदर बार ग्राफ भी है, लेकिन अभी हमें ये बता रहा है कि हमारे पास हाई टू लोअर अचीवर 100 टू 50 टू 100 इज द रेंज। 50 इज अ लोअर लिमिट एंड 100 इज अ अपर लिमिट, और हमारी जो डेटा है दैट इज अ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि जब हमारी बेल शेप कर्व आती है तो हम कहते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा डेटा बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्यूरेट है, ठीक है। अगर बेल किसी साइड से स्क्यूड हो तो इट्स मीन हमारा डेटा सही नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हमें अपने डेटा को चेक करना पड़ेगा। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम, अब ये देखो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम टेल्स हैज अ पॉजिटिव स्क्यूज टू राइट, ठीक है। अब इसकी टेल किधर है? राइट साइड की तरफ, राइट। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ दैट डिस्प्ले डेटा यूजिंग लाइज using lines that connect points plotted for the frequency at the midpoint of the class।
अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है? लाइन है, कनेक्शन है जिसके थ्रू वो बता रहा है। पॉलीगॉन ग्राफ के अंदर हम डिफरेंट प्लॉट कर देते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, उनको लाइंस के थ्रू हम डेटा की फ्रीक्वेंसी को बता रहे होते हैं कि उसका मिडल पॉइंट कौन सा है। दिस ग्राफ इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब हमने शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है या डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि उसकी शेप क्या है, तो हम पॉलीगॉन यूज करते हैं। दे आर गुड चॉइस फॉर डिस्प्लेइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, यानी एक क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करना है या एक सब्जेक्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, तो उसके लिए हम पॉलीगॉन को यूज करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम। अब पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम दोनों क्या है? सेम है। हिस्टोग्राम मैंने आपको पहले बताया था, वो रेंज बता रहा है, अपर एंड लोअर लिमिट। पॉलीगॉन भी हमें जो है उसकी रेंज और उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा होता है। The difference is that histogram tend to be rectangular while a frequency polygon resembles in a line graph. अब ये जो हिस्टोग्राम है, क्योंकि वो बार ग्राफ की टाइप है, रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, लेकिन पॉलीगॉन क्या होगा? लाइन ग्राफ होगा, वो लाइन की शेप में आएगा। Here is a one example of line graph। ठीक है, अब ये क्या है? लाइन की शेप में आ रहा है और ये हमें बताएगा हमारा मिडल पॉइंट कौन सा है। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या है और मिडल पॉइंट क्या कौन सा है टेस्ट कोर्स का। ठीक है, दिस इज अ वन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देन हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्यूमुलेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उन सब की सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम अप करना, उनको ऐड करना, या क्यूमुलेटिव होता है ना, उन सबको जमा करना। ठीक है, उनको जमा करके एक जो फ्रीक्वेंसी बनी है उसको हम जो है पॉलीगॉन के थ्रू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पॉलीगॉन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। A graph represent the cumulative frequency for the classes is called cumulative frequency graph or OGIV। ठीक है, अब जो ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लासेस को शो करता है, यानी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, उन क्लासेस की जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, उनको उनका एक और फ्रीक्वेंसी या एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू शो करना है, यानी पॉलीगॉन के थ्रू शो करना है, लेकिन वो पॉलीगॉन क्या है? उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होगा। टू कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है या फ्रीक्वेंसी वेरिएबल बनाना है। द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, जो अपर क्लासेस लिमिट है वो एक्स एक्सिस नीचे की तरफ आएगा और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। दैट इज अ, अब ये देखें एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एग्जाम्पल है, ये हमारे पास मार्क्स हैं। ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, क्लासेस हैं। जो क्लास इंटरवल्स हैं, 5 का इंटरवल्स है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 0 to 5 में 2 हैं, 5 to 10 में 10 है, 10 to 15 में 5 स्टूडेंट्स हैं एंड 15 to 20 में 5 स्टूडेंट्स हैं। राइट, अब ही हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई जिसको हमने CF कहा कि हमने 2 में 10 को ऐड किया, 10 में 2 में 10 ऐड किया, 12 आया, 12 में हमने 5 को ऐड किया, 17 में 5 को ऐड किया, दैट इज 22। और 22 इज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इवन आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करें तो वो 22 ही बन रहे होंगे, दैट इज आर। Okay, then our second is scatter plots. A scatter plot is used to plot data in XY plane to show how much one variable or data set is affected by another. Scatter plot जब तब हम use करते हैं जब XY प्लान हमारे पास हो, 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को शो करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। पॉइंट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। राइट, 2 सेट्स ऑफ डेटा इसके अंदर हम शो कर रहे हैं या 2 वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। पॉइंट्स आर called markers and positions of these points depend on the value in the column sets on x y axis। ठीक है, अब जो मार्कर्स या पॉइंट्स हैं जिनको हम मार्कर्स बोलते हैं या पॉइंट्स जो डिपेंड करते हैं वैल्यूज सेट्स के अंदर जो x एंड y एक्सिस के ऊपर शो हो रहे हैं। स्कैटर प्लॉट्स गिव गुड विजुअल पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट।
ठीक है। अब बहुत अच्छी विजुअल पिक्चर शो करता है स्कैटर प्लॉट, राइट। जब हमारे पास टू डेटा सेट हैं या टू वेरिएबल्स हैं, उनका डिफरेंस या उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर देखना है, तो स्कैटर प्लॉट बहुत अच्छे से उनका रिलेशनशिप बता सकता है। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट इज कॉल्ड कोरिलेशन, जब यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में कितना है, उस चीज को शो करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं। क्लियर? A scatter plot is used to plot data in XY plane to show how much one variable or data set is affected by another. It is the point that show the relationship between two variable or two sets of data. These points are sometimes called markers, and the positions marker and position of these points depend on the values in the column sets on the XY axis. Scatter plots gives good visual picture of the relationship or association between two variable or data set and aids to interpretations of the correlation and coefficient or regression model. जो हमारा regression model या relationship model होता है, उसको हम show करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा ग्राफ है, that is a scatter plot. जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होती हैं, दो वेरिएबल्स का जब हम लोगों ने रिलेशनशिप को शो करना होता है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कितना इफेक्ट है, रिलेशनशिप है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट को यूज करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कैटर प्लॉट, राइट। जितने ये जो प्लॉट्स हैं, ये मार्कर्स या निशान या डॉट्स हम कह सकते हैं, जितने ज्यादा दूर होंगे इट्स मीन दे हैव अ नो रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशन, जितने करीब होंगे उतना ही क्लोज रिलेशनशिप होगा हाइट एंड वेट का, राइट। देन हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट, a pie chart display data in an easy pie slice from format with a very varying size। अब पाई चार्ट क्या कर रहा है, हम डेटा को बता रहा है, और पाई चार्ट का साइज डिफरेंट होगा। जितना पाई का साइज, इट्स लाइक अ पिज्जा चार्ट, ठीक है, जितना उसका स्लाइस बड़ा होगा, इट शोज कि उस स्लाइस के अंदर डेटा बहुत ज्यादा है। The size of a slice tells how much the data exists on one element। जितना पाई का साइज छोटा होगा, स्लाइस छोटा होगा, इट्स मीन उसमें डेटा सेट बहुत कम है। बिगर स्लाइस, more the more of the particular data was gathered in vice versa, right। जितना बिगर इट्स मीन उतना ही डेटा उसके अंदर है। पाई charts are mainly used to show comparison among various segment of data। पाई चार्ट को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, आप स्पेशली जब वेरियस सेट ऑफ डेटा का कंपैरिजन चेक करना होता है, तो हम उस कंपैरिजन को शो करने के लिए पाई चार्ट यूज करते हैं। When items are presented on a pie chart, it is easy to see which item has maximum frequency and which is not, or which item is the most popular and which is not। जितना जब हम पाई को प्रेजेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस आइटम के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, किस में कम है, किस में सबसे ज़्यादा है, और कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा कम पॉपुलर है। यानी कि जितना पाई का स्लाइस बड़ा होगा वो उतनी पॉपुलर होगी, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर? दिस इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ पाई चार्ट, राइट। अब जैसे कि हमारे पास दिस इज अ पर्पल वन जितना साइज बड़ा है, उसमें हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। अब देखिए जेंडर एंड जेंडर का अगर करें, फीमेल एंड मेल का करेंगे, तो हमारे पास मेल का पाई साइज ज्यादा है, तो हम कहेंगे हमारे पास मेल जो है 56 है, फीमेल 44 है। जनरल रूल्स फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। अब क्या जनरल रूल्स हैं डेटा प्रेजेंटेशंस के? सूटेबल टाइटल, ठीक है, जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, ठीक है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टाइटल आपने ग्राफ के लगाना है। ठीक है, वो जो टाइटल होगा दैट शुड रिप्रेजेंट योर डेटा, ठीक है, वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करे, वो उस डेटा को इंडिकेट करे। मेजरमेंट यूनिट, मेंशन द मेजरमेंट यूनिट इन द ग्राफ प्रॉपर स्केल टू प्रेजेंट द डेटा इन एन एक्यूरेट मैनर, चूज अ प्रॉपर स्केल। जो मेजरमेंट यूनिट जो आप यूज करेंगे, वो प्रॉपर स्केल आप यूज करें, उसमें प्रॉपरली मेंशन करें, लाइक कितने परसेंट उसके अंदर है, वो स्केल आपने प्रॉपर मेंशन करना है, 5 10, यानी कौन सा स्केल आप यूज करने हैं, वो स्केल आपने प्रॉपरली मेंशन करना है, ताकि ग्राफ
जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इंडेक्स इंडेक्स द अप्रोप्रिएट कलर शेड्स लाइन डिजाइन इन द ग्राफ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितने उसके अंदर इंडेक्सिंग अच्छी होगी, कलरिंग अच्छी होगी, उतना ही उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, राइट। Then data source include the source of information wherever it is necessary at the bottom of the graph। ठीक है, जहां जहां डेटा को सोर्स करना है, जहां जहां जरूरी है, वो आपने ग्राफ के ऊपर लिख देना है। यानी ये अगर उसका टाइटल है, वो किस चीज से है, डेटा कहाँ से सोर्स किया गया है, किसके बारे में है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर बता देनी है। कीप इट सिंपल। जितना आप अपना ग्राफ सिंपल और इजी बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही। जितना आप उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, जितने ज़्यादा वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उतना ही उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगा। और आपका जो ग्राफ है दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रॉपर साइजिंग हो, लेटर प्रॉपर अच्छे से लिखी हो, कलरिंग अच्छे से की हो। और कलर्स यानी इस तरह के कलर्स नहीं यूज करें कि जो फैमिली कलर्स होंगे, मिलते जुलते हों, तो उसकी हम उसके अंदर डिफरेंसेस ना कर सकें, तो वैसा कलर नहीं यूज करना, ठीक है। यानी नीट एंड क्लीन हो, नेम साइज इतने इस साइज में लिखे हो, वर्ड्स इस साइज में हो कि वो उसको इजीली हम रीड भी कर सकते हो, ठीक है। यानी उसकी विजुअल प्रेजेंटेशंस जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन हमारे पास टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंटेशंस आ सकते हैं। हमने पहले इसको पढ़ लिया, चलो हम इसको अगर समराइज करें तो हमारे पास लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटिन्यूअस डेटा and it is useful for predicting the future event or over time। अब लाइन ग्राफ कौन से डेटा को प्रेजेंट कर रहा है? जो कंटिन्यूअस डेटा होगा ना उसको वो प्रेजेंट करेगा लाइन ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ, it is used to display the category of the data। It is compare the data using solid bar of and represent the quantities, right। अब लाइन ग्राफ कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, बार ग्राफ जो कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हमने दो कैटेगरीज को शो करना है, उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज बतानी है, राइट। तो हम बार ग्राफ को यूज करेंगे। यानी बार ग्राफ कैटेगोरिकल डेटा के लिए है। अब हिस्टोग्राम, it represent the frequency of numerical data that are organized into intervals। अब हिस्टोग्राम मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हिस्टोग्राम क्या करता है? न्यूमेरिकल डेटा कौन सी है? इंटरवल डेटा को, इंटरवल स्केल को शो करेगा, ठीक है। लाइन प्लॉट, इट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा और अ गिवन नंबर लाइन x is placed above a number line each time when that data occurs again। अब लाइन प्लॉटिंग है ना, तो लाइन प्लॉट उस फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को शो करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, जो बार बार हर टाइम जो है वो डेटा के अंदर आ रही है, इंक्लूड हो रही है। तो वो लाइन प्लॉट जो है वो वाला डेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को शो करेगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनी दफ़ा ये फ्रीक्वेंटली, यानी मोड जब हमने निकालना हो या मोड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लाइन प्लॉट की तरफ जाते हैं। देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी टेबल, द नंबर ऑफ पाइज ऑफ डेटा दैट फॉल्स विद इन द गिवन इंटरवल। फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जितने पीसीज है ना, वो नंबर ऑफ पीसीज आ रहे हैं इंटरवल्स के अंदर, उसको हमने शो करना है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सर्कल ग्राफ आल्सो नोन एज अ पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को हम पाई चार्ट कहते हैं, और पाई चार्ट हमने ऑलरेडी बता दिया कि पाई भी फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम नंबर्स को शो करेगा। Steam and the leaf plot, the data are organized from the least value to the greatest value, the digit of the least place value from the leaves and the next place value digit from the stem। अब स्टेम एंड लीफ यानी कि ये भी रेंज को शो करेगा कि जो लीस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू स्टेम के ऊपर आएगी, लीस्ट वैल्यू लीफ पे आएगी, ठीक है। Box and whiskers plot. Box and whisker, the plot diagram summarize the data by dividing into 4 parts। अब ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डायग्राम को समराइज करेगा 4 हिस्सों के अंदर। बॉक्स एंड विस्कर्स शो द रेंज, स्प्रेड एंड द मिडल मीडियन ऑफ द डेटा। अब बॉक्स एंड विस्कर जो है 4 पार्ट्स को शो करेगा, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें वो रेंज भी बताएगा, मीडियन और मिडल पॉइंट भी उनका बताएगा डेटा का, राइट। दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।